आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जिसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ग्रेविटेशन शब्द का मतलब है कि कोई भी मैटर है, ठीक है जी, कोई मेटल बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो बड़ा फीबल है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई दो बॉडी हो, ठीक है जी, जिन मीटर से बना हो, यदि कोई बॉडी होगा तो मीटर जरूर होगा, ठीक है जी, मीटर होगा तो मास जरूर होगा। और दो बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जो कि मास की टेंडेंसी की वजह से है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक। स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। एक ही बात है, दोनों का दोनों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही कहिए चाहे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही कहिए, बात एक ही है, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two objects is directly proportional to product of their masses, product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। पहले ही मैंने बोला कि दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी है तो मास होगा, क्योंकि मीटर से बना होगा, मीटर से बना होगा तो मास होगा। दो मासिव बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। दो मासिव बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक। स्टेटमेंट क्या है कि जो फोर्स है वो दोनों बॉडी के प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनकी बीच की दूरी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कि क्या है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक। लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो ये हमारा बॉडी हो गया एक, ठीक है जी, इसका मास m1। ये दूसरा बॉडी हो गया, इसका मास है क्या? m2। इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है जी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन लोग का r। तो जो लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स होगा F, वो ढूंढना है हम लोग को इसी लॉ के हिसाब से, ठीक है जी। तो मान ले रहे हैं, let two object of masses m1 and m2 are kept at distance small r apart, then इस लॉ के हिसाब से ही लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक। और दूसरा क्या बात है जी? यही फोर्स उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है हम लोग को लिखा हुआ बोर्ड पर कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है जिसको हम एफ से शो कर रहे हैं, एफ, वो जो दो बॉडी के बीच में काम कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और प्रोडक्ट घटेगा मास का तो फोर्स घटेगा। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है सिस्टम में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
उनकी बीच की दूरी कितनी है? आर है। आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख रहे हैं, रेसिप्रोकल है आर के स्क्वायर का, यानी कि दूरी बढ़ेगी, दोनों बॉडी के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या फोर्स घटेगा? दूरी घटेगी तो फोर्स क्या बढ़ेगा? कंबाइन कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन कंबाइन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। फिर इसका रूल है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट पहुंचता है। यहां पर जो कांस्टेंट पहुंच रहा है उसका नाम है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी क्या है? जी क्या है? जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है, जिसका न्यूमरल वैल्यू है कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कौन निकाला है इसे? हेनरी कैवेंडिश। ये स्टेटमेंट न्यूटन जी का दिया हुआ है, जिसमें बोल रहे हैं कि लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों कंबाइन किया जा रहा है तो हमें मिल जा रहा है कि एफ क्या है? फोर्स जो है दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग किससे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट किसने किया है? बाद में, न्यूटन के बाद में हेनरी कैवेंडिश द्वारा एक्सपेरिमेंट हुआ था। सोने की 2 गोले लिए थे, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, टॉर्क के बेसिस पर निकाला गया था ये वैल्यू। ठीक है जी। ये कांस्टेंट ही देख सकते हैं कि काफी कम है, कांस्टेंट का वैल्यू ही काफी कम है, 6.67 × 10⁻11 जो वैल्यू है काफी कम वैल्यू है। इसीलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें हर जगह अप्लाई हो रहा है, ये प्रत्येक बॉडी के बीच में काम कर रहा है, पर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको समझने पाने के लिए मास काफी ज्यादा होना चाहिए, कम से कम भी 10⁶, 10⁶, 10⁻6 के रेंज का 2 बॉडी होना चाहिए, उनके बीच महसूस होगा फोर्स। ठीक ना? ये फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ में से एक है। ठीक, पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, इसलिए नाम पड़ा है यूनिवर्सल लॉ। पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। कोई भी 2 मेटेरियल बॉडी होना चाहिए, मास होना चाहिए बस। ठीक है जी। और ये किसी भी तीसरे मास के बीच में आने से या जाने से सिर्फ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना जी। जैसे हम हैं और हम दीवार है, ये हमारे और दीवार के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है जी, ये बीच में बोर्ड आ गया है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बीच में बोर्ड आ गया है तो बोर्ड और मेरे बीच में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, और दीवार दूरी पर है तो दीवार और मेरे बीच में कुछ कम फोर्स लग रहा होगा। ठीक।